हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के विज्ञान के राजन सीरीज का लघुत्तरीय प्रश्न को पढ़ेंगे। लघुत्तरीय प्रश्न का ये तीसरा क्लास है। पिछले दो क्लास में हमने प्रश्न संख्या 40 तक पढ़ लिया था। आज हम लोग प्रश्न संख्या 41 से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 41 है, किसी खाली बड़े कमरे में आवाज़ करने पर उसकी गूंज क्यों सुनाई देती है? उत्तर, ध्वनि के परावर्तन के कारण हमें गूंज सुनाई देती है। ध्वनि को फैलने से बचाकर उन्हें बार बार परावर्तित करके एक दिशा में भेजने से ध्वनि की तीव्रता बढ़ जाती है। संगीत हॉल तथा सिनेमा हॉल की छतें वक्री बनाई जाती हैं, जिससे छत से परावर्तित होकर ध्वनि सभा भवन के सभी भागों में पहुंच जाए। किसी पहाड़ी के सामने खड़े होकर यदि हम जोर से किसी का नाम लें, तब थोड़ी देर बाद वही आवाज़ हमें वापस सुनाई देगी। किसी बड़े खाली हॉल के एक कोने में यदि कोई ध्वनि निकालें, तब वह कई बार हमें सुनाई दे सकती है। ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा होने वाली ध्वनि की पुनरावृत्ति के कारण ही ये प्रतिध्वनि हमें सुनाई देती है। प्रश्न संख्या 42 है, ध्वनि संचरण के लिए 3 सिद्धांत लिखिए। उत्तर, ध्वनि संचरण के सिद्धांत, हमारे कान जिस संवेदन का अनुभव करते हैं उसे ध्वनि कहते हैं। यह ऊर्जा का एक रूप है और इसके लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तभी उत्पन्न होती है जब वस्तुएं कंपित होती हैं। ये कंपित वस्तुएं माध्यम जैसे वायु में विक्षोभ उत्पन्न करती हैं। कंपन करती हुई माध्यम में ऊर्जा देती है। इसे वायु के कणों को धक्का लगता है और वे आसपास आ जाते हैं। कहीं वायु का घनत्व बढ़ जाता है तथा कहीं कम। अधिक घनत्व वाला वायु क्षेत्र संपीड़न तथा कम वाला विरल कहलाता है। इन्हीं में आगे बढ़ने से ध्वनि का संचरण होता है। प्रश्न संख्या 43 है, मीथेन को मार्स गैस क्यों कहते हैं? उत्तर, मीथेन अणुसूत्र होता है इसका CH4। प्राकृतिक गैस तथा तेल कूपों से निकलने वाली गैसों में पाई जाती है। मीथेन प्रकृति में दलदली स्थानों में भी पाई जाती है, जिसके कारण इसे मार्स गैस भी कहते हैं। कोयले की खानों से निकलने वाली गैसों में इसकी मात्रा 40% तक होती है, जिसके कारण उनमें प्रायः आग लग जाती है। अतः इसे नम अग्नि फायर डैम्प भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 44 है, जापानी मस्तिष्क ज्वर क्या है? इसका संक्रमण किससे होता है? उत्तर, जापानी मस्तिष्क ज्वर यह विषाणु तथा जीवाणु दोनों के द्वारा फैलता है तथा शरीर में मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु की झिल्लियों पर आक्रमण करता है। यह हर्पीज सिम्प्लेक्स विषाणु के द्वारा फैलता है, जो क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा स्थानांतरित होते हैं। इनके लक्षण निम्नवत हैं। पहला है 103 डिग्री से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार। दूसरा है मस्तिष्क की झिल्लियों में सूजन। तीसरा, थकान तथा ग्रीवा मतलब नेक में कठोरता। चौथा है आलस तथा भ्रम का होना। पांचवा, सांस लेने में कष्ट तथा याददाश्त में कमी आना। ये सारे लक्षण हैं जापानी ज्वर के, जापानी मस्तिष्क ज्वर के। अब उससे रोकथाम एवं उपचार के लिए निम्न तरीकों को अपनाने चाहिए। अब रोकथाम के लिए कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? उसका पहला है मच्छरों की वृद्धि को रोकना। दूसरा, नालियों में कीटनाशकों का छिड़काव। तीसरा, विषाणु प्रतिरोधी औषधि का प्रयोग। चौथा, दर्द निवारक औषधि का प्रयोग। पांचवा, पूर्ण विश्राम। छठवां, व्यक्तिगत वस्तुओं का दूसरों के साथ साझा नहीं। सातवां है हाथों की सफाई का ध्यान तथा प्रतिरक्षा यंत्र को मजबूत व स्वस्थ रखना। प्रश्न संख्या 45 है, मटर कुल के पौधे की जड़ का नामांकित चित्र बनाइए। उत्तर, मटर कुल के जो पौधा है उसका ये कि जड़ का नामांकित चित्र है। अब इसको सिंपल सा है, एक बीच में है, एक बीच में जड़ है, उसके भी उसी के सब पार्ट हैं और सब में ये नाइट्रोजन कृत जीव होते हैं। जो गोल गोल सा है ये नाइट्रोजनीकृत जीव है।
इसको आप तैयार कर लेंगे। प्रश्न के 46 है, अनुकूलन किसे कहते हैं? जलीय एवं मरुस्थलीय अनुकूलन को संक्षेप में उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर है, अपने आसपास के वातावरण में से किसी जीव द्वारा स्वयं को ढाल लेना अथवा सामंजस्य स्थापित कर लेना अनुकूलन कहलाता है। तमाम जीवधारियों में इसके लिए प्राकृतिक रूप से अस्थायी शारीरिक लक्षण उत्पन्न होते हैं। जैसे जलीय जीव मछलियों में सांस लेने के लिए गिल्स, तो मरुस्थलीय क्षेत्र में ऊंट में लंबे समय तक बिना पानी के रहने के लिए अनुकूलित होना। अनुकूलन किसी विशेष वातावरण में जीवधारी को सुगमतापूर्वक जीवन व्यतीत करने एवं वृद्धि हेतु रचनात्मक एवं क्रियात्मक अस्थायी परिवर्तन उत्पन्न होने की प्रक्रिया है। प्रश्न संख्या 47 है, कार्बनिक रसायन का क्या अभिप्राय है? कार्बनिक यौगिकों में श्रृंखलन केटनेशन की विशेषता को उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर, कार्बनिक यौगिकों की अधिक खोज और शोध करने पर यह ज्ञात हुआ कि अनेक यौगिक वनस्पतियों तथा जंतुओं दोनों ही में समान रूप से पाए जाते हैं। अतः जंतु पदार्थ और वनस्पति पदार्थों का पृथक करना निरर्थक सिद्ध हुआ। परंतु इस समय भी यह आवश्यक समझा गया कि खनिज पदार्थ और जीवित पदार्थों से प्राप्त यौगिकों का अध्ययन पृथक पृथक किया जाए। उस समय यह विश्वास किया था कि जंतु पदार्थ तथा वनस्पति पदार्थ प्रयोगशाला में नहीं बनाए जा सकते। इन सभी पदार्थों को कार्बनिक कहा जाता है और रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें इन पदार्थों का अध्ययन किया जाता है कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। इसके आगे है, अतः कार्बनिक यौगिकों में के निरंतर अध्ययन से ही ज्ञात हुआ है कि सभी कार्बनिक यौगिकों के तत्व कार्बन का होना आवश्यक है। अतः रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। प्रश्न संख्या 48 है, प्रकाश के अपवर्तन का नियम बताइए। यह 2019 में पूछा गया है। उत्तर, प्रकाश अपवर्तन के दो नियम। पहला है, आपतित किरण अभिलंब एवं अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। वह है, किसी दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जया साइन आर तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। अर्थात साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू म्यू नियतांक होता है। मतलब इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये डायरेक्ट पूछ लेता है स्नेल का नियम किसे कहते हैं। साइन आइन अपान साइन आर इक्वल टू नियतांक, इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 49 है, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण का उपयोग बताइए। उत्तर, अवतल दर्पण का उपयोग अ है, अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के काम आता है। ब, गाड़ी के हेडलाइट में। स, आँख कान एवं नाक के डॉक्टर के द्वारा उपयोग में। उत्तल दर्पण के उपयोग, सोडियम परावर्तक लैंप में। ब, गाड़ी के साइड में लगे शीशा उत्तल लेंस दर्पण होता है जिसके पीछे आने वाली गाड़ी व्यक्ति अन्य दिखाई देते हैं। जो साइड मिरर होता है बाइक में या फिर कार में या फिर बस ट्रक में, जिस भी वैन में होता है साइड मिरर, वो उत्तल दर्पण होता है। प्रश्न संख्या 50 है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है समझाइए। प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। ये 2022 में पूछा हुआ है। उत्तर है, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल एवं अन्य पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं तो इनके द्वारा प्रकाश समस्त दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक तथा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है और खतरे की चीज़ों को लाल कलर से दिखाया जाता है, क्योंकि लाल कलर का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और वो दूर से ही दिखाई दे जाता है। इसलिए खतरे के लिए जो लाल रंग होता है इसलिए लाल कलर से दिखाया जाता है। प्रश्न संख्या 51 है,
और प्रकीर्णन के ही वजह से सूरज जब उगता है सुबह के टाइम में और शाम के टाइम समय में हमसे सबसे ज़्यादा दूर होता है, तो इसलिए लाल दिखाई देता है प्रकाश की प्रकीर्णन के वजह से ही। प्रश्न संख्या 51 है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटने वाली घटनाएं कौन कौन सी हैं? उत्तर, प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटने वाली घटनाएं, पहला है अ तारों का टिमटिमाना, ब द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई पड़ती है, ब पानी से भरे किसी बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, द मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है। ये सब प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। प्रश्न संख्या 52 है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन हेतु क्या शर्तें हैं? आंतरिक परावर्तन का उदाहरण बताइए। उत्तर, इनकी शर्तें हैं पहले, उसके बाद हम लोग इसके उदाहरण देखेंगे। तो पहले शर्तें क्या है? पहला है प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, वह है आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो। ये सब सारे कंडीशंस हैं। अब इसके एग्जाम्पल हैं, उदाहरण, और हीरा का चमकना, ब रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, स जल में पड़ी परखनली का चमकना, द कांच में आई दरार का चमकना। ये सारे प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। प्रश्न संख्या 53 है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? समझाइए। उत्तर, जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यह अपवर्तन के बाद प्रिज्म के आधार की झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है। इस प्रकार प्राप्त रंगों के समूह को वर्णक्रम कहते हैं तथा श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंग में बंटना ही वर्ण विक्षेपण है। सूर्य के प्रकाश के बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक तथा लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। प्रकीर्णन में भी यही होता है, बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा और लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रश्न संख्या 54 है, ऊष्मा किसे कहते हैं? ऊष्मा का मात्रक बताइए। उत्तर, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। यह वह ऊर्जा है जो किसी एक वस्तु से दूसरे वस्तु में तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है। किसी वस्तु में निहित ऊष्मा उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। ऊष्मा का मात्रक जूल होता है। एक कैलोरी में 4.168 जूल ऊष्मा होती है। ये एक कैलोरी में 4.186 जूल ऊष्मा होती है। प्रश्न संख्या 155। 155 नहीं 55। एक कैलोरी से आप क्या समझते हैं? उत्तर, 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कैलोरी कहते हैं। 1 कैलोरी बराबर 4.186 जल जूल। प्रश्न संख्या 56 है, ताप किसे कहते हैं? ताप मापने हेतु किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? उत्तर, ताप वो भौतिक कारक है जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ऊष्मीय ऊर्जा के प्रवाह की दिशा निश्चित करता है, अर्थात जिस कारण से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उसे ताप कहा जाता है। ताप मापन तापमापी नामक यंत्र द्वारा किया जाता है। ताप का मापन तापमापी द्वारा यंत्र से किया जाता है। प्रश्न संख्या 57 है, ताप मापने के पैमाने क्या क्या है? इनका आपस में संबंध बताइए। तो ताप मापने के पैमाने क्या क्या है? डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस पैमाना होता है एक, फ़ारेनहाइट, रोमर पैमाना, केल्विन पैमाना, 4 है। इनमें संबंध है C-0/100, F-32/180, F-0/80 के -273/100। ये इसमें संबंध है। ये सूत्र इस काम आता है कि कोई भी तापमान और डिग्री सेल्सियस में दिया है तो उसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना हो तो ये दोनों फार्मूला लगा देते हैं, और फ़ारेनहाइट में दिया है और उसको केल्विन में चेंज करना हो तो इन दोनों को लगा देते हैं, और
और सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में दिया हो तो ये दोनों, ये और इसको बराबर कर देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये चेंज हो जाते हैं। जिसका मान दिया हो भर दीजिए और जिसका मान निकालना हो वो आ जाएगा। प्रश्न संख्या 58 है, परम शून्य ताप किसे कहते हैं? उत्तर, किसी वस्तु का ताप -273 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता है, इसे परम शून्य ताप कहा जाता है। केल्विन पैमाने पर 0 के लिखते हैं, अर्थात 0 केल्विन बराबर -273 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन। प्रश्न 59 है, विशिष्ट ऊष्मा क्या है? मात्रक बताइए। उत्तर, किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न करती है। इसे प्रायः C से व्यक्त करते हैं। मात्रक जूल प्रति किलोग्राम, जूल प्रति किलोग्राम केल्विन, ये मात्रक होता है उसको। ये इनवर्स है ना, इनवर्स मतलब वो बट्टे में आ जाएगा। किलोग्राम और केल्विन के ऊपर इनवर्स है तो जूल प्रति किलोग्राम केल्विन हो जाएगा इसका मात्रक। प्रश्न संख्या 60 है, ऊष्मा का संचरण क्या है? इसकी कितनी विधियां हैं? ये प्रश्न 2019 में पूछा हुआ है। उत्तर, ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को ऊष्मा का संचरण कहा जाता है। इसकी 3 विधियां हैं। पहला चालन, ख संवहन, ग विकिरण। तो अब एक एक को पढ़ते हैं एक एक डिटेल में कि क्या होता है चालन, संवहन और विकिरण। तो पहला चालन है। चालन, चालन के द्वारा ऊष्मा पदार्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों को अपने स्थान का परिवर्तन किए बिना पहुंचाती है। ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। दूसरा है संवहन। इस विधि में ऊष्मा का संचरण पदार्थ के कणों के स्थानांतरण द्वारा होता है। इस प्रकार पदार्थ के कणों के स्थानांतरण से कई धाराएं बहती हैं, जिन्हें संवहन धाराएं कहते हैं। गैसों तथा द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवहन द्वारा ही होता है। वायुमंडल संवहन विधि द्वारा गर्म होती है। तीसरा है विकिरण। इस विधि में ऊष्मा का संचरण बिना किसी माध्यम से एक वस्तु से दूसरे वस्तु में होता है। प्रश्न संख्या 61 है, प्रकाश क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? उत्तर, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है। प्रकाश की तरंग दर 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10 पे 8 मीटर पर सेकेंड होता है, और जिसको किलोमीटर में इसका मान 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है प्रकाश की चाल निर्वात में। प्रश्न संख्या 62 है, दाब क्या है? इसका सूत्र तथा मात्रक बताइए। उत्तर, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को दाब कहा जाता है। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो बल को F से दर्शाते हैं, क्षेत्रफल को, एरिया को A से और दाब को P से। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा P = F/A। इसका मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बल का मात्रक होता है न्यूटन, F का मान हो जाएगा न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके आगे लिखा है, आरोपित बल के परिमाण में वृद्धि एवं क्षेत्रफल में कमी होने पर दाब में वृद्धि एवं बल के परिमाण में कमी तथा एवं क्षेत्रफल बढ़ने से दाब में कमी होती है। प्रश्न संख्या 63 है, दैनिक जीवन में दाब का प्रभाव बताइए। उत्तर, दैनिक जीवन में दाब का प्रभाव, पहला है स्कूली बस्ते या सामान लाने के थैले में डोरी के स्थान पर चौड़े पट्टे के प्रयोग से उसे ले जाने में आसानी होती है। मतलब वहाँ दाब कम लगता है, वहाँ पट्टा जब चौड़ा होगा तो वहाँ दाब कम लगेगा। दूसरा है दफ्ती के नुकीली पिन से छेद करना सरल होता है। तीसरा है सेब को धारदार छुरी से काटने पर आसानी से कटता है, वहाँ दाब कम लगता है और वो उस सेब में धंस जाता है आसानी से, तो सेब कट जाता है। चौथा है मजदूरों के सिर पर पगड़ी पहनकर बोझ ढोना सरल होता है। ये सब है दैनिक जीवन में दाब का प्रभाव।
प्रश्न संख्या 64 है, वायुमंडलीय दाब क्या है स्पष्ट कीजिए। उत्तर, पृथ्वी चारों तरफ वायु से घिरी है। पृथ्वी के चारों ओर वायु का यह आवरण वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल के कारण पृथ्वी की सतह पर जो दाब लगता है वह वायुमंडलीय दाब कहलाता है। उदाहरण है, एक बार चूसक लेकर इसे मेज की चिकनी सतह पर रखें, इसे नीचे की ओर दबाकर छोड़ दें। अब इसे ऊपर की ओर खींचने में कठिनाई होती है, क्योंकि अंदर की कुछ वायु बाहर निकल जाती है। वायुमंडलीय दाब के कारण इस पर बाहर से वायु दाब पड़ता है, जिसके फलस्वरूप उसे ऊपर खींचना कठिन हो जाता है। प्रश्न संख्या 65 है, वायु दाब का मापन कैसे किया जाता है? प्रामाणिक वायु दाब किसे कहते हैं? उत्तर, सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले वायुमंडल की वायु के भार से वायु दाब का मान ज्ञात किया जाता है। वायु दाब बराबर वायु स्तंभ का भार न्यूटन में बटे क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में। दाब का मापन वायु दाब मापी द्वारा किया जाता है। समुद्र तल पर वायुमंडल का दाब के पारे के 76 सेंटीमीटर ऊंचे स्तंभ के दाब के बराबर होता है। इसका मान 1.013 गुणे 19 पे 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। इसे प्रामाणिक वायु दाब कहते हैं। प्रश्न संख्या 66 है, सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं समझाइए। उत्तर, सूक्ष्म जीव वे होते हैं जिनको हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते हैं। सूक्ष्म जीवों को नग्न आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता, जैसे विषाणु, प्रोटोजोआंस, साइनोबैक्टीरिया, जीवाणु आदि। प्रश्न संख्या 67 है, प्रकाश के परावर्तन के नियम को संक्षेप में बताइए। उत्तर, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। परावर्तन के दो नियम हैं। पहला है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अविलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। दूसरा है, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। प्रश्न संख्या 68 है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है समझाइए। उत्तर, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले तल पर अभिलंब आपतित होने पर बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, परंतु तिरछी आपतित होने पर वे अपनी मूल दिशा में विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। जीवाणु की संरचना बनाइए। अब जीवाणु की संरचना बना देंगे, जैसा है वैसा। इसका नाम भी लिख लेंगे, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, क्रोमोसोम, प्लास्मीड, ये सारे नाम आप लिख लेंगे और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसको बनाना सीख जाइएगा। प्रश्न संख्या 70 है, विषाणु को सजीवों तथा निर्जीवों के मध्य की कड़ी क्यों कहते हैं? उत्तर, विषाणु सजीवों तथा निर्जीवों दोनों का लक्षण रखते हैं, इसलिए इन्हें सजीव तथा निर्जीव के मध्य की संयोजक कड़ी कहते हैं। विषाणु के सजीवों का लक्षण, पहला है न्यूक्लिक अम्ल का पाया जाना। दूसरा है सजीवों के भांति ताप, दाब तथा रसायन का प्रभाव। तीसरा है सजीव कोशिका के अंदर जाने पर सजीवों के समान इसमें एंजाइम तंत्र का उपयोग करना। विषाणु में निर्जीवों का लक्षण, मतलब जो वायरस होता है वो दोनों व्यवहार करता है, निर्जीव और सजीव दोनों का। और जो सजीवों में जाएगा तो सजीवों के जैसे व्यवहार करेगा, और निर्जीव के साथ रहेगा तो निर्जीव बन के बहुत दिनों तक ऐसे पड़ा रहता है। जैसे विषाणु के निर्जीवों के लक्षण है, पहला है श्वसन की आवश्यकता का न होना। दूसरा, विषाणुओं का क्रिस्टल बनना। तीसरा है जीव द्रव का न पाया जाना। तो ये रहा आज का ये वीडियो, और बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को
जो भी बीटीसी कर रहे हैं उनको आप ये भेज सकते हैं। और जो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।